नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि हंदवाड़ा में हमारे जवानों पर दूसरा हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की टुकड़ी पर घात लगाकर हमला किया है। इस हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि एक आतंकवादी भी मार गिराया गया। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद कोरोना के संकट काल में भी अपना रंग दिखा रहा है। पाकिस्तान में 20,000 से भी ज्यादा कोरोना के मरीज हैं, लेकिन उसका ध्यान अब भी अपनी जनता की सेहत पर नहीं बल्कि आतंकवाद पर है। पिछले 3 दिन में हंदवाड़ा में यह दूसरा आतंकवादी हमला है। कोरोना के संकट के बीच जवानों की शहादतें देश के दिल को कचोट रही हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हंदवाड़ा के उन शहीदों की हैं जिन्होंने आतंकवादियों को खत्म करने का प्रण लिया था और इसी मिशन में इन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे दिया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आज के एनकाउंटर की हैं। इसके पहले भी एक एनकाउंटर हो चुका है, जहां स्थानीय लोगों को बचाने के लिए सुरक्षा बलों ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। और आज एक बार फिर ये आतंकी हमला जो इस बात की तस्दीक करता है कि कोरोना के संकट के समय में जब सारी दुनिया अपने अपने देश के लोगों की जान बचाने में जुटी हुई है, पाकिस्तान का पूरा ध्यान सरहद पार भारत में आतंकवाद फैलाने पर है। तो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे हंदवाड़ा के उन शहीदों की जिन्होंने आतंकवादियों को खत्म करने का प्रण लिया था और इसी मिशन में उन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे दिया। तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर हैं कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, लांस नायक दिनेश सिंह, नायक राजेश कुमार और एसआई सगीर अहमद काजी के। हंदवाड़ा एनकाउंटर में देश के ये वीर सपूत शहीद हो गए थे। हंदवाड़ा एनकाउंटर में शहीद हुए सेना के ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा का पार्थिव शरीर आज शाम जयपुर पहुंचा, जबकि मेजर अनुज सूद का पार्थिव शरीर चंडीगढ़ ले जाएगा। तो ये तस्वीरें आप जो सामने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तिरंगे में लिपटे उन्हीं शहीदों की तस्वीरें हैं जिन्होंने हंदवाड़ा में अपनी जान गंवा दी। तो जैसा हमने आपको बताया, 2 शहीदों के पार्थिव शरीर पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन श्रीनगर में मौसम खराब होने की वजह से इस काम में देरी हो गई। अब अंतिम संस्कार मंगलवार को हो पाएगा। इन शहीदों के परिवारों के लिए यह बेहद मुश्किल की घड़ी है। पाकिस्तान एक तरफ आतंकवादी हमले कर रहा है, दूसरी तरफ वो गिलगित बाल्टिस्तान पर अपने अवैध कब्जे को भी जायज बनाने में जुटा हुआ। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर आपत्ति जताई है जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने और सरकार बनाने को मंजूरी दी गई है। भारत ने कहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान उसका अभिन्न अंग है। इस पूरे विवाद को आज हम आपको विस्तार से समझाएंगे। मजदूरों की मजबूरियां तो समझ में आती हैं, लेकिन देश में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो शराब की लत से मजबूर हैं। पूरे देश ने लॉकडाउन के 40 दिन में जो कुछ कमाया, कहीं वो शराब की दुकानों के चक्कर में गवा ना बैठे। 40 दिन से लोग वायरस के डर से अपने अपने घरों में बंद थे, लेकिन शराब की दुकानें खुलते ही सारा डर चुटकियों में ऐसा लगता है कि गायब हो गया और दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई। कोरोना के संकट में ये अनुशासन का मजाक उड़ाने वाली तस्वीरें थी। सवाल यह है कि आखिर इस समय शराब की दुकानें खोलने की जरूरत क्या थी? शराब की दुकानें तो जरूरी सेवाओं में शामिल नहीं है। इसका आर्थिक पहलू भी है। ज्यादातर राज्यों के कुल राजस्व का 15 से 30% हिस्सा शराब से ही आता है। पिछले वित्त वर्ष में तमाम राज्यों ने कुल मिलाकर 2.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व शराब की बिक्री से हासिल किया था। लेकिन जेब और जिंदगी में अगर चुनना हो तो चुना किसको जाएगा, जेब को या जिंदगी को? कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन के 40 दिन पूरे हो चुके हैं और आज से देश में लॉकडाउन का तीसरा फेज शुरू हुआ है। यह चरण अब 17 मई तक चलेगा। लॉकडाउन के इस हिस्से में जिंदगी कैसी है,
इसमें कितनी छूट है, कौन सी बड़ी पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी, ये सब हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। चुने हुए जोन्स में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही घर से बाहर निकलने और मूवमेंट की इजाजत दी गई है, जबकि सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होने वाली जगह जैसे स्कूल, कॉलेज, ऑडिटोरियम, सिनेमा हॉल हर जोन में पूरी तरह से बंद है। ऐसी तमाम गाइडलाइंस पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वैसे आज कोरोना के मामले 42,000 से ज्यादा हो गए हैं और भारत में कोरोना संक्रमित लोगों का रिकवरी रेट इस समय 27% है। लॉकडाउन वाले डिस्काउंट के बीच सरकार हो या समाज, सबको फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले विस्तार से आपको वो खबर दिखाएंगे जिसने आज पूरे देश को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया। सबसे दुखद और सबसे ज्यादा आक्रोश पैदा करने वाली खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में हमारे 3 और जवान आतंकवादी हमले में शहीद हो गए। हंदवाड़ा के काजीबाद इलाके के पास सोमवार को सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। सुरक्षा बलों ने हमले का तुरंत जवाब देते हुए एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। हालांकि इस हमले में 3 जवान शहीद हो गए जबकि 7 घायल हुए। इस हमले के बाद सीआरपीएफ ने इस पूरे इलाके को सील कर दिया और अभी भी इलाके में इन आतंकवादियों की छानबीन की जा रही है। इसके साथ ही नौगाम में भी सीआईएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला हुआ है जिसमें सीआईएसएफ का जवान घायल हो गया। और हमारे 2 सहयोगी इस समय और जानकारी लेकर हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। मेरे सहयोगी अशरफ वानी इस वक्त श्रीनगर में है और गौरव सावंत इस वक्त दिल्ली से हमें इस खबर पर और जानकारी देंगे। अशरफ वानी, फिलहाल की स्थिति वहां पर क्या है? रोहित, दरअसल जो ये दूसरा आतंकी हमला हंदवाड़ा में हुआ है उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां काफ़ी चौकस हो गई है पूरे कश्मीर में। हमने अभी जायजा लिया, पूरे हाई अलर्ट पे पूरे कश्मीर में सुरक्षा बलों को और सेना को रखा गया है, क्योंकि जैसे आपने पहले कहा कि 30 घंटे के भीतर ये दूसरा आतंकी हमला था जो हंदवाड़ा के इलाके में हुआ है। कल जहां पर मेजर कर्नल और 2 सेना के अधिकारी शहीद हुए और एक पुलिस कर्मी मारा गया, उस जगह से मात्र 12 किलोमीटर दूर वो जगह है जहां पर आज ये सीआरपीएफ की टुकड़ी पर घात लगाकर हमला हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के 3 जवान जो हैं वो मारे गए, 7 घायल हैं। लेकिन यहाँ पर एक सिविलियन भी मारा गया है, क्योंकि जो समझा जा रहा था कि एक शव वहाँ पर पड़ा है वो किसी आतंकी का हो सकता है, लेकिन अब उसकी पहचान हुई है। वो वहाँ पर क्रॉस फायरिंग के बीच में एक 14 साल लड़का मारा गया है। तो जाहिर है कि जो हमलावर हैं वो अभी खुले हैं। यही कारण है कि पूरे इस इलाके में तलाशी अभियान और सर्च ऑपरेशन जो है साझा तौर पर सुरक्षा बलों की ओर से जारी है। लेकिन गौरव, एक चीज समझने की है, जम्मू कश्मीर पुलिस, जो हर आदमी जानना चाहता है कि पाकिस्तान में 20,000 से ज्यादा लोग इस समय कोरोना के पीड़ित हैं, संक्रमित हैं, जिनका पता लग चुका है। दुनिया जब लगी है अपने अपने देश में लोगों को बचाने में, पाकिस्तान का ध्यान अब भी इस तरफ है कि कैसे आतंकवाद फैलाया जाए यहां। आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी सरकार कोरोना वायरस को रोकने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। इसीलिए वो अपने देश में लोगों का ध्यान कोरोना से हटाकर आतंक के इस वायरस पर डालना चाहते हैं, कश्मीर के मुद्दे पर डालना चाहते हैं। ये 2 बड़े आत्मघाती हमले जो पिछले 30 घंटों के अंतराल में हुए हैं, शनिवार को और आज, ये पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित आत्मघाती हमले हैं भारतीय सेना पर, भारतीय सुरक्षा बलों पर, ताकि एक बार फिर आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाया जा सके। मैं आपको रोहित ये बता दूं कि इसी महीने, अप्रैल के महीने जो बीता महीना है, उसमें 28 आतंकवादी मारे गए जम्मू और कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर घाटी में। इससे आतंकवादियों का मनोबल बहुत गिरा है। जनवरी से लेकर अब तक 65 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। जो नए आतंकवादी हैं, लोकल लड़के, उनका रिक्रूटमेंट गिर गया है, 35 से कम है इस समय। तो आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाने के लिए ये आत्मघाती हमले हो रहे हैं। और यहीं पीछे साउथ ब्लॉक में जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं न केवल लोकल आतंकवादियों को, बल्कि नियंत्रण रेखा के उस पार आतंक के गढ़ों पर बड़ी बड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि आतंक की जड़ को काटा जा सके। रोहित। गौरव, इस साल 62 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन 5 साल बाद ऐसा मौका आया है जम्मू कश्मीर में जब किसी आतंकी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अपना कोई कमांडिंग ऑफिसर खोया। उसके पहले 2015 में
कुपवाड़ा के हाजी नाका में राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष महादिक शहीद हुए थे, अगर मैं सही हूं तो। आपने बिल्कुल सही कहा। एक कमांडिंग ऑफिसर का शहीद होना अब मनोबल को तो निश्चित तौर पर गिराता है, लेकिन ये भी दिखाता है कि हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं वो अपने यंग लड़कों को ऑपरेशंस में उनके जीवन को रिस्क नहीं करना चाहते, वो खुद लीड करना चाहते हैं, और वो भी जब बहुत कठिन परिस्थितियां हो, जब सिविलियंस की लाइफ कश्मीर में लोकल जो वहां पर महिलाएं थी और बच्चे थे उस घर में जो ट्रैप थे, उनके जीवन को बचाने के लिए सीओ ने खुद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जो 2 बार वीरता के लिए सेना मेडल उनको मिल चुका है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक सेटबैक है सेना के लिए, लेकिन इस सेटबैक के बाद आतंकवादियों का मनोबल ना बढ़े, इसीलिए सेना और पुलिस और अर्धसैनिक बल कश्मीर में बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं, बड़े सीक एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशंस हो रहे हैं। उसी के तहत आज आतंकवादियों ने भी एक पलटवार किया है। इस तरह के ऑपरेशंस आने वाले समय में आप और बहुत ज्यादा देखेंगे कश्मीर घाटी में। जी, नियंत्रण रेखा पर मैं आपको बता दूं, अब तक छोटी तोपें चल रही थी या मोर्टार्स चल रहे थे, अब सूत्रों के मुताबिक कुछ जगहों पर 155 मिलीमीटर तोपों से भी आतंक के गढ़ पर हमला किया जा रहा है। जी गौरव, आप बने रहिएगा हमारे साथ। गौरव और अशरफ वानी आप दोनों के पास आएंगे, लेकिन उसके पहले एक तस्वीर जो आज पूरे देश को देखनी चाहिए। जीवन के सबसे बड़े दर्द के पल में बलिदान की एक मुस्कान हम आपको दिखाना चाहते हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा की पत्नी पल्लवी और उनकी बेटी तमन्ना की तस्वीर है। कल आज तक के साथ एक खास बातचीत में पल्लवी ने कहा था कि उन्हें अपने पति की शहादत पर गर्व है। दुखी होकर वो अपने पति की वीरता और अपने गर्व को कम नहीं करना चाहती। देश कोरोना के संकट से गुजर रहा है, ऐसे में सबसे मुश्किल होता है दोहरी लड़ाई लड़ना। देश में जब महामारी जैसी बड़ी मुसीबत आती है तो सैनिकों को बॉर्डर के साथ अंदरूनी संकट को दूर करने में भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। ऐसे वीरों को हमारा शत शत नमन है। तो ये परिवार है आशुतोष का, जो ये कह रहा है परिवार कि हम उस शहादत पर आंसू बहाकर उसका मोल कम नहीं करना चाहते। लेकिन अशरफ वानी, इस समय भी कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, आप बता रहे हैं लगातार। सेना पर जो लोग आरोप लगाते रहे लगातार बार बार कि देखिए स्थानीय लोगों को निशाना बनाते हैं सुरक्षा बल, उनको एक बड़ा संदेश गौरव सावंत दिया है कल सुरक्षा बलों ने। वो चाहते तो एक बार बम गिराकर उस मकान को उड़ा सकते थे जहां ये आतंकवादी छुपे हुए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपने बिल्कुल सही कहा रोहित, अगर सेना चाहती तो सेना रॉकेट लॉन्चर से सेना उस घर को गिरा सकती थी, आतंकवादी अंदर खत्म हो जाते, लेकिन उस घर की में जो महिलाएं थी, जो बच्चे थे, वो भी उसमें मारे जा सकते थे। यही नहीं, उसके पीछे जो काउशेड था उसमें जो पशु हैं वो भी मारे जाते, और इसीलिए सेना ने उस पूरे घर को घेरा। कंपनी कमांडर ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, महिलाओं को बचा के वहां से बाहर निकाला, बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन उसमें घर के अंदर आतंकवादियों ने उन पर जब पलटवार किया तब सीओ खुद उस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सीओ और उनका बड़ी उस घर में घुसे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सेना नहीं चाहती कश्मीर घाटी में सिविलियंस जो हमारे अपने लोग हैं उनको कोई भी क्षति पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए ना रोहित, जो आज हम सबसे बड़ी खबर दिखा रहे हैं कि देश भर में 5 अलग अलग घरों में मातम पसरा है। वीरता पर सम्मान, गर्व तो है, लेकिन वो दर्द भी है जो जीवन भर रहेगा। इसीलिए रोहित, सेना में सूत्र बता रहे हैं कि ऑपरेशंस न केवल घाटी के अंदर होंगे बल्कि ऑपरेशंस नियंत्रण रेखा के पार भी होंगे, ताकि दर्द उस दुश्मन को हो जो हमारे देश में आतंक का वायरस फैला रहा है। और इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया कि भारत को तो फार्मेसी कहा जाता है, भारत तो दुनिया भर में दवा दे रहा है, और एक पड़ोसी देश ऐसा है जो केवल आतंक का वायरस फैला रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ एक वायरस तलाशने में जुटी है, भारत को कोरोना वायरस के साथ साथ इस आतंकवाद के वायरस का भी वैक्सीन तलाशना पड़ेगा। और केवल
आतंकवाद की साजिश नहीं हो रही है, पाकिस्तान और भी साजिश कर रहा है। पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान को अपना पूर्ण राज्य बनाने की कोशिश में लगा है। अगर ऐसा हो जाता है तो गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान का 5वां प्रांत बन जाएगा। अभी तक मुख्य तौर पर पाकिस्तान के 4 प्रांत हैं: पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान। इसके अलावा एक फाटा का इलाका है जिसका प्रशासन सीधे पाकिस्तान सरकार के अधीन है, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान एक स्वायत्त प्रदेश है जहां पाकिस्तान ने वर्ष 1947 में ही कब्जा कर लिया था। पीओके के अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले इस इलाके पर भी भारत ने बार बार अपना दावा किया है। सुरक्षा के नजरिए से भी यह इलाका बहुत संवेदनशील है। गिलगित बाल्टिस्तान कश्मीर प्रांत के तहत आता है, इसलिए यह पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका 2,22,236 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें से 1,21,000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान और चीन के कब्जे में है, जबकि 1,01,387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही भारत के पास बचा हुआ है। तो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में मौजूद जम्मू कश्मीर के हिस्से गिलगित बाल्टिस्तान में बदलाव पर भारत ने कड़ा विरोध जताया। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर आपत्ति जताई है जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने और सरकार बनाने को मंजूरी दी गई। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अविभाज्य हिस्सा है। पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे में मौजूद हर क्षेत्र को फौरन खाली करना चाहिए। पाकिस्तान सरकार या उसकी न्यायपालिका का अवैध और जबरन कब्जाए इलाकों पर कोई अधिकार नहीं है। और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने वहां की सरकार को 2018 के एक प्रशासनिक आदेश में बदलाव करके गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की इजाजत दी है। आदेश के तहत चुनाव के दरमियान पाकिस्तान वहां अस्थायी सरकार भी बनवा सकता है। गिलगित बाल्टिस्तान पर 2018 का पाकिस्तान का प्रशासनिक आदेश पहले से ही पाकिस्तान के पीएम को कई मसलों पर अधिकार देता है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने वहां चुनाव कराने का आदेश जारी किया है। तो इस खबर के बारे में आगे भी हम आपको विस्तार से बताते रहेंगे, लेकिन अब दिन की एक और बड़ी खबर। आज से पूरे देश में लॉकडाउन 3 यानी कि लॉकडाउन का तीसरा दौर शुरू हो गया। तो रियायतों के साथ काम धंधे शुरू हुए, बाजारों में रौनक लौटने लगी, मुंबई में बसें भी दौड़ने लगी। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन भी किया गया। देखिए लॉकडाउन 3 का पहला दिन देश के अलग अलग शहरों में कैसा रहा। ये दिल्ली का गाजीपुर है, जहां लॉकडाउन से पहले जैसे हालात नजर आए। पास की चेकिंग के दौरान गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। वहीं सरकारी दफ्तर खुलने की खबर पर लोग अपने दफ्तर पहुंचे तो वहां ताला लगा मिला। मैं पेंशन के मेरी 4 महीने से नहीं आई है, उसके लिए आई थी। पेपर में पढ़ा था कि भाई आज मंत्रालय खुल गए हैं सारे, तो पैसे की जरूरत होती है तो कहाँ जाएं हम लोग। मैंने कहा था जनवरी में डॉक्यूमेंट जमा करा के गया था अप्रैल में आ जाएगी। अप्रैल पूरा बीत गया, आई ही नहीं। अब आया 4 चक्कर मार के आती ही नहीं है। ये बंद रहता है, 4-5 बंद ही पड़ा हुआ है काफी। अप्रैल में बोला था आ जाएगी, आई नहीं अप्रैल में। दूसरी तरफ दुकानों के शटर खुलने लगे हैं, बाजार में रौनक लौट रही है। ये गुरुग्राम से आई तस्वीरें हैं। करीब 1 महीने बाद सैलून की दुकानें खुली तो लोगों ने राहत की सांस ली। सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा गया। मुंबई में जरूरी सेवा से जुड़े लोगों के लिए बसें चलने लगी। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, इसलिए बसों में आधी सवारी ली जा रही है। इसकी वजह से सुबह सुबह बस डिपो में लंबी लाइनें लग गई। लोगों की भीड़ यहाँ पर आज रोजमर्रा से ज्यादा दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से जो सन्नाटा छाया हुआ था, इससे बिल्कुल विपरीत चित्र आपको दिखाई दे रहा है। और सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ कम या ना के बराबर हमको सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई देती है। जयपुर में लॉकडाउन 3 के दौरान मिली छूट का असर दिखा। बाजारों में दुकानें खुलने लगी। ग्रीन जोन वाले गोवा के पणजी में भी फिश मार्केट से पाबंदी का पहरा हट गया। बेंगलुरु में भी कई फैक्ट्रियां खुल गईं। लॉकडाउन के बाद पहली बार स्टाफ काम पर पहुंचा। चेन्नई में भी कपड़े, बर्तन और मोबाइल की दुकानें खुल गई। महीने बाद लोगों को खरीदारी का मौका मिला, हालांकि दुकानों पर ज्यादा भीड़ नहीं दिखी। पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक इलाके में IT कंपनियां खुल गई।
हालांकि स्टाफ को दफ्तर तक पहुंचने में दिक्कत हुई। लॉकडाउन 3 के दौरान आज से सरकार ने जोन के मुताबिक छूट दी है। आज जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे यही लग रहा है कि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, लेकिन इस छूट का बेजा इस्तेमाल ना हो, इसका ख्याल सबको रखना होगा। दिल्ली से सुशांत मेहरा और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन 3 में दी गई एक राहत आज की बड़ी बहस की वजह बन गई। गृह मंत्रालय ने राज्यों को शराबों की दुकानें खोलने की मंजूरी दे दी, लेकिन पहले दिन कई राज्यों में शराब खरीदने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। दिल्ली में तो कुछ जगह हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को दोपहर में ही दुकानों के शटर गिरवाने पड़े। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चेतावनी देनी पड़ी। आज शराब खरीदने के लिए बने हालात के बाद यह सवाल पूछा जा रहा है कि कमाई के लिए क्या सरकार ने जल्दबाजी तो नहीं कर दी। बंद करवा दिया गया है, आप लोग अपने अपने घरों को लौट जाए। अपने अपने घरों को लौट जाइए। लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत मिली है, तो पहले ही दिन सोशल डिस्टेंसिंग की सारी तपस्या पर कुछ यूं पानी फिरता नजर आया। इस वक्त हम लोग करोल बाग में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि एक शराब की दुकान के बाहर के हम आपको हालात दिखाते हैं। ये आप लाइन देखिए, ये दुकान जहां पर है वहां से ये दूरी तकरीबन 300 मीटर के आसपास है, जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं। आगे आप जो देख रहे हैं, जहां पर आपको पुलिस वाला नजर आ रहा है, वहां से राइट लेकर के दूर दुकान है और यहां पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। और आप देखिए ये लाइन कहां तक है, और इतना ही नहीं, सिर्फ इसी तरफ नहीं, ये लाइन सड़क के दूसरी तरफ भी लगी हुई है। देखिए जो मेन रोड है, ये करोल बाग की मेन रोड है, इसके दूसरी तरफ आप रोड पे आप देखिए, उधर भी आपको पुलिस लाइन मैनेज करते हुए नजर आएगी। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को किसी तरीके से मैनेज किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो, मास्क पहन के लोग आए। 40 दिनों बाद शराब की बिक्री पर दुकानों पर लंबी लंबी कतारें दिखी और हद तो तब हो गई जब कई जगहों पर भीड़ ऐसे बेकाबू हुई कि लाठी चार्ज करने तक की नौबत आ गई। इस जगह पर अभी लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन पुलिस पहुंची और पुलिस ने यहाँ पे साफ अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया है कि चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था ढंग से, इसलिए दुकान बंद करा दी गई है और सभी लोग वापस लौटे। आप देखिए इलाके के एसएचओ मौके पे मौजूद हैं, तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पे आ गई है और सभी लोगों को वापस भेजा जा रहा है। दिल्ली में करीब 150 दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने का फैसला हुआ था, लेकिन दोपहर होते होते पूर्वी रेंज की सारी शराब की दुकानों के शटर गिरने लगे। दिल्ली में शराब की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरीके से धज्जियां उड़ी, उसके बाद पुलिस ने अलग अलग इलाकों में शराब की दुकानों को बंद करा दिया है। मैं इस वक्त झील चौक के इलाके में मौजूद हूं। यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि सुबह जो ये शराब की दुकान खुली थी, उसको अब यहां पर पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन ने बंद करा दिया है, क्योंकि यहां किसी भी तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। सैकड़ों की संख्या में लोग लाइन में लग गए थे और लगने के बाद एक ही जगह खड़े होकर के पूरी तरीके से यहां पर शराब खरीद रहे थे। शराब पाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ने की रिपोर्ट्स देश के कई हिस्सों से आई, जबकि गृह मंत्रालय के आदेश में साफ कहा गया है कि शराब की दुकानों पर एक वक्त में 5 से ज्यादा लोग नहीं खड़े हो सकते। कम से कम 2 गज यानी 6 फीट की दूरी बनानी जरूरी है और सार्वजनिक स्थल पर इसका सेवन नहीं हो सकता। ऑनेस्टली तो जो इस प्रकार की जो खबरें हैं वो कहीं पर भी हैं, वो मुझे विचलित करती हैं, मुझे तकलीफ देती हैं और मुझे उसके कारण दुख भी होता है और आश्चर्य भी होता है। और मुझे लगता है कि कोई भी निर्णय अगर किसी भी सरकार ने ऐसा किया है और उसका अगर दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव स्पष्ट रूप से हमको दिखाई दे रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि उस निर्णय को बरकरार रखना मैं इसको उचित नहीं मानता। सवाल ये कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? सार्वजनिक जगहों पर भीड़ बढ़ाने वाली हर स्थिति को भी टाला गया है, तो फिर क्या शराब बिक्री की इजाजत देने में जल्दबाजी दिखाई गई? वैसे देश भर के कई हिस्सों में शराब बिक्री से सोशल डिस्टेंसिंग टूटती दिखी।
तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर में महिलाओं ने शराब बिक्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महिलाओं के विरोध के आगे चित्तूर प्रशासन को शराब की दुकानें बंद करानी पड़ी। शराब बिक्री खोलने के फैसले पर व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी विरोध किया, लेकिन खाली खजाने से परेशान राज्यों की आम तौर पर इस पर सहमति है। मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो सबसे ज्यादा है इट्स एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी एक साल की मेरी 6,200 करोड़ मुझे आती है, और अगर आप शराब बंद कर दो, एक्साइज ड्यूटी तो शराब ही है और क्या है, थोड़ा सा पेट्रोल और ऑयल में आती है, बाकी तो सभी शराब का है। तो मैंने कहा अगर आपने शराब बंद करनी है तो फिर मैंने कॉम्पनसेट 6,000-2,000 करोड़ दो। 6,200 करोड़ अगर वो नहीं देनी तो फिर मुझे शराब अलाउ करो, अदरवाइज मेरा रिसोर्स कहाँ है। राज्यों की कमाई का 15 से 30% हिस्सा शराब की बिक्री से आता है। केंद्र सरकार को पिछले वित्त वर्ष में रोजाना 700 करोड़ रुपए शराब बिक्री से मिले। वैसे जब लॉकडाउन 3 के पहले दिन शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत मिली है तो राज्यों में इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। हरियाणा ने शराब पर 2 से 20 रुपए तक का कोविड-19 सेस लगाया है, जिसके विरोध में वहां सोमवार को दुकानें नहीं खुली। ओडिशा अभी शराब की दुकानों को खोलने से पहले गाइडलाइन तैयार कर रहा है। मध्य प्रदेश ने मंगलवार से शराब दुकानों को खोलने का फैसला किया है। हैदराबाद से आशीष पांडे, दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कोरोना की चपेट में अब पुलिस वालों के साथ साथ ही अर्धसैनिक बलों के जवान और अधिकारी भी आ रहे हैं। संक्रमण की वजह से ही दिल्ली में सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर सील किया गया। कोरोना की चपेट में अर्धसैनिक बल। सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट संक्रमित। बीएसएफ के एडीजी कोरोना पॉजिटिव। आईटीबीपी और सीआईएसएफ तक फैली बीमारी। दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में इन तमाम अर्धसैनिक बलों के हेडक्वार्टर हैं। अफसरों और कई जवानों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। सीआरपीएफ में अब तक कोरोना संक्रमण के 144 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें इसी सीजीओ कॉम्प्लेक्स में तैनात एक असिस्टेंट कमांडेंट भी शामिल है। इससे पहले सीआरपीएफ का ड्राइवर संक्रमित हुआ था। फिलहाल सीआरपीएफ हेडक्वार्टर को सील कर दिया गया है। कब तक सील रहेगा सीआरपीएफ हेडक्वार्टर और कब तक काम रिज्यूम हो सकता है? अभी ये तो एज पर प्रोटोकॉल में ही चलेगा। अभी जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से। जहां तक बीएसएफ की बात है तो उसके हेडक्वार्टर में भी एक हेड कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कुल मिलाकर बीएसएफ में 55 मामले सामने आए हैं। इनमें एडीजी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। सीआरपीएफ के बाद अब बीएसएफ में भी कोविड पॉजिटिव केस पाया गया है और उसके बाद से हम देख रहे हैं शुक्रवार को ये केस आया गया और 2 दिन से ये मुख्यालय बंद था। आज भी वो जो फ्लोर है जिसमें पाया गया वो बंद कर दिया गया है। आईटीबीपी में कोरोना से एक हेड कांस्टेबल की मौत हो चुकी है। अब तक आईटीबीपी में 21 कोरोना पॉजिटिव केस आ चुके हैं। 40 जवानों की रिपोर्ट आने वाली है। सीआईएसएफ में अब तक 11 कोरोना के केस आए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने कोरोना से बचाव के लिए जारी निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्रालय ने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और स्वास्थ्य मंत्रालय का परामर्श लेते हुए सभी स्टेट्स और यूटीज को और सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को एडवाइजरी जारी की है। इसमें उनका ध्यान फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय के विभिन्न दिशा निर्देशों की तरफ आकृष्ट किया है कि कार्य करते समय और कार्य स्थलों में कोविड-19 से बचने के लिए उन्हें किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए। इससे पहले दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में तैनात बीएसएफ के 30 से ज्यादा जवान कोरोना संक्रमित पाए गए थे। वहीं त्रिपुरा के अंबासा स्थित बीएसएफ कैंप में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कमलजीत संधू के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवासी मजदूर अपने अपने घर जाने के लिए बेताब हैं। कई शहरों से आज ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां परेशान मजदूरों को घर जाने से रोका गया तो मजदूरों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। देखिए ये पुलिस की गाड़ियां
पत्थरबाजी, आंसू गैस के गोले। बवाल ने सूरत की सूरत ही बदल दी है। एक तरफ पुलिस पर पत्थरबाजी करते मजदूर हैं, दूसरी तरफ हंगामा कर रहे लोगों को संभालने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मी हैं। पूरा बवाल सूरत के बरेली में मजदूरों के घर वापसी को लेकर हुआ। जा रहे हैं बरेली गांव की सीधी तस्वीरें हैं। मैं रूम में पड़े थे, गेम खेल रहे थे, तभी हमको जबरदस्ती उठा के लाए यहाँ पे। हमने कुछ किया नहीं, तभी हमको पकड़ के लाए यहाँ पे। जिसने किया है वो सब नहीं है, ये जो घर वाले, जो परिवार वाले हैं, उनको पकड़ के हम लोगों को, परिवार वाले हैं, हम लोगों को लाए हैं। सर हम लोग कुछ नहीं किए थे, दूसरे लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, हम लोग सो रहे थे, जाकर हम लोग को कबाड़ी वाड़ी तोड़ दिया, हम लोग पूरा काई कर दिया। दरअसल अलग अलग शहरों से मजदूर किसी भी हाल में घर पहुंच जाना चाहते हैं। देखिए, ये सूरत से सतना के लिए निकले मजदूर हैं। इस बात से बेपरवाह कि ऐसा सफर इन्हें मुश्किल में डाल सकता है। ये सुपौल की तस्वीरें हैं। राजस्थान से 15 बसों में करीब 700 मजदूर यहां पहुंचे हैं। रायबरेली में भी महाराष्ट्र और गुजरात से लौटे मजदूरों का जत्था दिखा। पुणे में भी मजदूरों के सब्र का बांध टूट गया। मजदूर सड़क पर उतर आए। मजदूर मांग कर रहे थे कि सरकार उन्हें किसी भी स्थिति में उनके घर पहुंचा दे। कितने दिन हो गए चले हुए? 4 दिन। कहाँ से आए थे? वो ट्रक से आए थे। ट्रक कहाँ, यहाँ किस लिए रोका? सर लोग रोक लिए थे, बोले वापस जाओ गाँव जहाँ से आए हो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।